दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2021 में रिलीज की गई मूवी हसीन दिलरुबा का पार्ट 2 फिर आई हसीन दिलरुबा जो कि रिसेंटली रिलीज मूवी है। तो जिन लोगों ने हसीन दिलरुबा देखी है वो तो इसको काफी इजीली समझ जाएंगे और जिन्होंने नहीं भी देखी उनके लिए भी इस मूवी में काफी सीक्वेंस ऐड किए गए हैं जिससे आपको पार्ट 1 की भी स्टोरी समझ आ जाएगी। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इंट्रो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम रानी कश्यप नाम की लड़की को भागते हुए देखते हैं जो कि भागते हुए एक पुलिस स्टेशन की तरफ जाती है और जाकर पुलिस वालों को कहती है कि मुझे काइंडली सेव कर ले, मेरा पति मुझे मार डालेगा। तो ये सीन यहीं से कट होकर 2 माह पहले पर जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज में कुछ मगरमच्छों की खबर चल रही थी कि यमुना नदी में मगरमच्छ आ चुके थे। ये आगरा के शहर की बात है। और अब हम कुछ सीन में कभी मन्नू नाम के लड़के को भी देखते हैं जो कि बहुत सीधा साधा एक कंपाउंडर था। वो किसी ना किसी बहाने रानी कश्यप के घर आता रहता था। रानी कश्यप एक किराएदार के यहाँ रहती थी। वो उसकी किराएदार आंटी को वैक्सीनेशन के बहाने आता था और उसका सारा ध्यान रानी की तरफ होता था। तो यहाँ से हम इजीली समझ जाएंगे कि अभिमन्यु रानी को पसंद करता था। अभिमन्यु के हाथ में टमाटर थे जो कि रानी के टकराने से नीचे गिर जाते हैं और वो उठाते उठाते भी सारा ध्यान उसका रानी की तरफ ही था। रानी एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, उसको जल्दी थी और उसी जल्दबाजी में वो अपनी कुछ डमीज भूल जाती है। अभिमन्यु आंटी से कहता है कि मैं रानी को ये डमीज दे आता हूँ। वो उसके पीछे करता है और जाके सैलून पे पहुंचता है, उसे उसकी डमीज देता है और वो उसे कहता है मैं इसी तरफ आ रहा था। इवन के वहां पे कफन की शॉप होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इट्स रियली। तो इस सीन के बाद अभिमन्यु जो था वो रानी के सैलून के बाहर खड़ा होकर उसका वेट करता रहता है। इवन उसको जस्ट स्टेयर करता रहता है, उसको देखता रहता है बहुत ध्यान से क्योंकि एज लाइक वो उसको पसंद करता था। और जब रात के टाइम रानी फ्री होती है तो वो बाहर आके देखती है कि पूरी बारिश में भी अभिमन्यु उसका वेट कर रहा है। वो बाहर आती है, वो इस चीज को तो अब तक अडॉप्ट कर चुके थे कि अभिमन्यु उसको पसंद करता है। अभिमन्यु डायरेक्टली उसे फ्राइडे को मूवी के लिए बोल देता है और रानी का ध्यान फोकस उसकी बातों के अलावा रिशु की तरफ पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे पार्ट 1 का उसका हस्बैंड जो कि रानी का हस्बैंड था रिशु मार दिया था उन्होंने। तो वो सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं कि वो जिंदा है और ये दोनों अभी इसी भगदड़ में है कि किस तरह ये एक दोनों से मिले। यहाँ पे इनकी लव स्टोरी का एक सरप्राइज, एक सिक्वल सामने हमारे आता है और इनके हैंड टू हैंड टच दिखाया जाता है। रानी और रिशु अपनी अपनी पहचान छुपाकर आगरा में एक साधारण जिंदगी गुजार रहे थे। रानी पार्लर चला के कुछ पैसे जमा कर रही थी और यहीं दूसरी तरफ रिशु बच्चों को टीचिंग करके कुछ पैसे जमा कर रहा था। ये दोनों इसी टाक में थे कि कब ये पैसे जोड़ें और फिर ये दोनों थाईलैंड के लिए निकल जाएं। रिशु ने इसीलिए एक ट्रैवल एजेंट भी हायर किया हुआ था और वो उसे हर माह पैसे देता था। ट्रैवल एजेंट ने इसे बोला कि 2 माह तक आप लोग यहाँ से चले जाओगे। जैसे कि पार्ट 1 में रिशु ने रानी के प्यार में अपनी लेफ्ट बाजू काटी थी तो वो अब एक आर्टिफिशियल बाजू यूज करता था। अब यहाँ पे हमें मूवी में कुछ पार्ट 1 के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ से हम इस स्टोरी को समझ पाते हैं कि रिशु और रानी दोनों हस्बैंड वाइफ थे और कैसे रिशु ने रानी के प्यार में एक नील नामी स्टोकर को कत्ल किया और इसी मर्डर के सिलसिले में पुलिस रिशु को ढूंढ रही थी और ये दोनों छुप छुपाकर जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ हम पूनम नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि रिशु को पसंद करती थी और उसे पाना भी चाहती थी। अब दूसरी साइड पे, एक पार्क साइड पे, रिशु और रानी दोनों फोन के थ्रू बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के सामने होकर भी। रानी उसे अभिमन्यु के बारे में बताती है कि वो उसे पसंद करता है और रिशु रानी से कहता है कि 2 महीने तक हम यहाँ से थाईलैंड के लिए चले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अभिमन्यु मूवी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि आज फ्राइडे था और रानी ने उसे मूवी के लिए ओके किया हुआ था। अब वो जाके सिनेमा में सारी टिकट्स बुक करवा लेता है लेकिन रानी एज यूजुअल आती ही नहीं क्योंकि रानी को वो पसंद नहीं था। तो रानी के माइंड में उसकी बात नहीं बैठती। वो रानी को जाकर दोबारा मिलता है और वो पूरी बारिश में भीगा हुआ था और रानी उसे कहती है कि हम नेक्स्ट फ्राइडे जरूर जाएंगे। वो ये सारी बात जाके रिशु को बताती है और रिशु वहाँ हंसता है और उसे कहता है कि मैडम आप अपने प्यार में और कितने लोगों को मारेंगी, मैं तो अपनी बाजू काट ही चुका हूँ और एक आदमी को हम मार भी चुके हैं। इतने में ये सीन चल रहा होता है कि एक चोर रानी का पर्स छीन के भाग जाता है। रिशु और रानी उसके पीछे भागते हैं कि आगे से पुलिस आ रही थी और रानी मुंह छुपा के दूसरी ओर भाग जाती है। अब पुलिस देख लेती है कि वो रानी ही थी तो पुलिस रानी का पीछा करते हुए रानी के घर पहुंच जाती है और यहाँ पे रिशु और रानी समझ चुके थे कि पुलिस ने हमें देख लिया है और वो हमें पहचान भी चुकी है। अब रिशु समझ चुका था कि पुलिस रानी और उसका पीछा कर रही है। वो रानी को किसी पीटीसीएल से कॉल करके कहता है
कि पुलिस हम दोनों का पीछा कर रही है और हो सकता है पुलिस सुबह तुम्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाए। और ऐसा ही होता है, अगले दिन पुलिस रानी को पुलिस स्टेशन बुलाती है कुछ तहकीकात के लिए। और यहाँ पे हम एक पर्सनैलिटी से मिलते हैं जो कि मोंटू चाचा थे। हाँ जी, तो वो नील के चाचा थे जिसको इन्होंने मर्डर किया था। वो रानी से कहते हैं कि नील मेरा बहुत ही लाडला भतीजा था, तो इस केस को अब मैं खुद लीड करने वाला हूँ और मैं केस की तह तक पहुंच के मर्डर को तो जरूर ही ढूंढूंगा और उसे फांसी तक पहुंचाऊंगा। वो सारी पुलिस के अमले को कह देते हैं कि इन दोनों का पीछा करो और इन दोनों की हर खबर पर नजर रखो। अब ऋषु देखता है कि मोंटू चाचा ने, ये जो कि पुलिस वाले थे, उन्होंने उस ट्रेवल एजेंट को भी पकड़ लिया था जिसको ऋषु ने टिकट्स के लिए पैसे दिए थे। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस वाले पूनम जी के घर पे आ जाते हैं ऋषु का पता करने। लेकिन पूनम जी उसको, वो पुलिस से कहती है कि मैं अभी आपको थोड़ी देर तक आके बताती हूँ। वो ऋषु के रूम में जाती है और ऋषु से कहती है कि पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो उसको कुछ चीजें मनवाना चाहती थी। और वो वापस जाके पुलिस से कहती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती। अब रात होते ही ऋषु रानी के घर जाता है और उसे जाकर कहता है कि रानी सब खत्म हो गया, हमने जो थाईलैंड जाने का ख्वाब देखा था, यहाँ से भागने का ख्वाब देखा था, वो सारा ख्वाब हमारा मलियामेट हो गया है। मोंटू चाचा इस तरह के आदमी हैं कि वो हमें पाताल लोक से भी ढूंढ के हम दोनों को मार देंगे। तो रानी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, तो इसीलिए मैं खुद से सरेंडर कर देता हूँ। लेकिन रानी यहाँ पे ऋषु से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर तो वो काम आ गया तो हम दोनों यहाँ से सही सलामत बच निकलेंगे, तुम सरेंडर मत करना। और वो प्लान ये था कि वो नील से कहती है मैं अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज करके उससे शादी कर लूं। फ्राइडे नाइट को रानी अभिमन्यु के पास सिनेमा पहुंचती है और उसे जाकर डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करती है। अभिमन्यु से कहता है कि रानी जी आप तो बहुत फास्ट निकली, लेकिन वो बहुत खुश था और वो उसे शादी के लिए हाँ बोल देता है। दूसरी ओर ऋषि और रानी मिलते हैं और वो दोनों आपस में काफी इमोशनल अट्रैक्ट करते हैं। वो दोनों, ये काफी एक इमोशनल सीन था। अब 3 दिन बाद अभिमन्यु और रानी की शादी हो जाती है। रानी ऊपर से तो खुशी का इजहार कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर रानी टूट चुकी थी, क्योंकि ये एक मजबूरी की शादी थी ताकि ये ऋषु और रानी सेफ रह सकें। उसकी शादी में पुलिस वाले भी एज सिक्योरिटी मौजूद थे, क्योंकि वो जानते थे कि ऋषु वहां जरूर आएगा। और ऐसा ही था, वो वहां पे आया, लेकिन उसे सिर्फ रानी देख पाई, उसके अलावा उसे किसी ने नहीं देखा। अब शादी की रात को रानी अभिमन्यु से कहती है कि वो अभी तक ऋषु को नहीं भूल पाई है और वो ना ही अभी उसको उसका टाइम दे पाएगी। वो दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं। अभिमन्यु भी उसे कुछ अपने पास्ट के बारे में बताता है कि किस तरह से वो अब अकेला है, वो अपने चाचा और उसकी फैमिली के साथ रहता था, जो कि पूरी फैमिली मर गए थे। उसके बाद में अभिमन्यु ने अकेलेपन में खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाया। अगले सीन में हम रानी और ऋषु को कुछ बहस करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो पूनम की वजह से किसी बात पे थोड़ी सी बहस कर रहे थे। अब रानी ऋषु को कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मैंने तुम्हारे पीछे कुछ दूसरी शादी भी कर ली और तुम मुझे धोखा दोगे। लेकिन ऋषु कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, पूनम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इसी स्ट्रेस में रानी घर आ जाती है और रानी शराब पीकर कुछ बातें अभिमन्यु से कह देती है। अभिमन्यु उसको कहता है कि मैं तुम्हें ऋषु से मिलवाने लेकर जाऊंगा और वहां पे हम सब बैठ के सारी बातें करेंगे। अब अगले सीन में हम एक झूले में ऋषु, रानी और अभिमन्यु तीनों को देखते हैं। ये तीनों आपस में कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे। अभिमन्यु उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को थाईलैंड भगाने में मदद करूंगा और तुम दोनों की टिकट्स भी खुद करवाऊंगा। ऋषु अभिमन्यु से पूछता है कि तुम ये सब हमारे लिए क्यों कर रहे हो, तो अभिमन्यु से कहता है कि रानी जी का जब आपसे दिल भरेगा तो तब तो वो मेरे पास वापिस आएंगी। अब यहाँ पे ऋषु समझ पा रहा था कि अभिमन्यु कुछ थोड़ा सा साइको किस्म का इंसान है, वो थोड़ा सा अलग है और वो कुछ खतरनाक किस्म का इंसान है, तो इससे बच के रहना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभिमन्यु ऋषु को लेके अपने क्लिनिक के एक स्टोर रूम में जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पे पुलिस से सेफ रह सकते हो, मैं 2 दिन के अंदर तुम्हारा और रानी जी के पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम कर दूंगा ताकि तुम लोग थाईलैंड भाग सको। वो यहाँ से चला जाता है और उसके पीछे से पूनम आती है। तो पूनम ऋषु का पीछा कर रही थी। ऋषु उसे कहता है कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मैं 1 महीने बाद तुम्हें लाजमी मिलूंगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अभिमन्यु वापिस आता है और वो उसे कहता है कि रानी जी ने आपके लिए मटर पुलाव भेजा है। वो वहां पे मिट्टी के कुछ पाँव के निशान देखता है और उसे कहता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई महिला आई थी। ऋषु उसको देख रहा था कि कुछ सस्पिशियस सा आदमी है। ऋषु उस पर हमला करने लगता है और वो पहले ही ऋषु के ऊपर एक लोहे के बेड से अटैक कर देता है और वहां पे ऋषु को कमरे में लॉक करके चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अभिमन्यु रानी जी को लेकर एक लेक पे जाता है, जिस लेक में मगरमच्छ थे। वो रानी को बातों बातों में कहता है कि
तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं धोखा देने वाले को माफ नहीं करता। इवन कि मैंने अपनी फैमिली मतलब अपने चाचा की फैमिली को खुद ही मारा था, क्योंकि उन्होंने मेरे बाप के साथ कुछ जायदाद में घपला किया था। तो यहाँ पे हम ये समझ पाते हैं कि अभिमन्यु वाकई एक साइको किस्म का इंसान था। दूसरी ओर अभिमन्यु दरवाजा तोड़ के वहां से भाग निकलता है और रानी को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था अभिमन्यु एक साइको है। हम अभिमन्यु और रानी को देखते हैं। अभिमन्यु रानी को लेके कमरे में जाता है। वहां पे अलमारी से दिनेश पंडित की किताबें भरी पड़ी थी। हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि रानी दिनेश पंडित की किताबों को जो फॉलो करके जो प्लान्स बनाती थी। हम ये भी देखते हैं कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित की किताबों को पढ़ता है और उसे फॉलो करता है, जो कि पहले रानी के सामने अनबोल बन रहा था कि मैं तो जैसे जानता ही नहीं दिनेश पंडित को। तो ये गाइस ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे रानी भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मुझे बचा लीजिए, मेरा पति मुझे मार डालेगा। अब साथ ही पुलिस मोंटू चाचा को फोन आ जाता है, जो कि पुलिसमैन थे। उनको फोन आ जाता है कि हमें कार में कुछ 2 लाशें मिली हैं और साथ कुछ सामान भी। वो रानी को लेके उन लाशों के पास जाता है, जिसमें एक पूनम की स्टिक थी और अभिमन्यु का बैग था जो वो अपने यूज करता था। अब पुलिस को सारा शक रानी के ऊपर था। वो रानी को लेकर थाने चले जाते हैं और वहां पे रानी की काफी पिटाई भी होती है। अब यहाँ मोंटू चाचा जानते थे कि रानी को जो पुलिस में मारा जा रहा था उसकी खबर रिशु तक जाएगी तो वो जरूर बिल से बाहर आएगा। मोंटू चाचा कह देते हैं कि न्यूज में खबर फैला दो, और ये न्यूज में खबर देख के रिशु अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है कि मैं सरेंडर करूंगा, लेकिन उस ब्रिज पे आऊंगा जहाँ पे मगरमच्छ थे नीचे। वो ट्रेन ब्रिज का कहता है कि मैं रात 8 बजे ट्रेन वाले ब्रिज पे आऊंगा, वहां पे सबसे पहले रानी मेरे पास आएगी, फिर मैं सरेंडर करूंगा। और मुझे वहां पे कोई भगदड़ नहीं चाहिए और ना ही रानी को कुछ हुआ होना चाहिए। मुझे रानी सही सलामत चाहिए और उसको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब पुलिस रिशु की बात को एग्री कर लेती है और रात को 8 बजे पुल पे जाने का इंतजाम करती है। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, पुलिस अपनी फोर्स के साथ और रानी को लेकर रिशु के पास पहुंच जाती है। वहां जाके वो रानी को रिलीज करते हैं और रानी जाके रिशु के गले लग जाती है और रिशु से कहती है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इतने में पुलिस अपनी फोर्स सारी भिजवा देती है और उस फोर्स में से एक आदमी आगे आता है, जो हम देखते हैं अभिमन्यु था। अभिमन्यु वहां आके रिशु और रानी के साथ फिर वही पागलपन वाली बातें करना शुरू कर देता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और व्हाटएवर। फिर अभिमन्यु और रिशु के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी हाथापाई के दरमियान ये तीनों उस ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और इस लेक में तो मगरमच्छ थे। पुलिस उन तीनों को ढूंढने के लिए यमुना नदी की सर्च शुरू करती है, लेकिन सर्च के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मीन्स के डेड बॉडीज नहीं मिलती। रिशु का लेफ्ट बाजू मिलता है जो कि आर्टिफिशियल था, जिससे साबित होता है कि वो तीनों मर चुके हैं। अब यहाँ पे मोंटू चाचा वैसे ही काफी शार्प माइंडेड थे, तो वो इस तहकीकात को आगे लेकर जाते हैं और उनको कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिलती हैं, जिसमें वो लल्लन जो के अभिमन्यु का एक आदमी था जिसने उसके साथ मिलके उसके चाचे की फैमिली को खत्म किया था, उसको और पूनम को मिलके अभिमन्यु ने गाड़ी में जलाया था। अब मोंटू चाचा इन सब चीजों को समझ पा रहे थे कि ये इन तीनों की आपसी साजिश है, ताकि कि वो पुलिस के सामने मरे हुए साबित हो जाए और उसके बाद वो तीनों अपनी जिंदगी अलग अलग गुजार सके। मोंटू चाचा ये सारी बात अपने हेड इंस्पेक्टर को बताता है, लेकिन वो उसे यही कहते हैं कि वो तीनों मर चुके हैं, ये केस यहीं क्लोज कर दिया जाए। इसके बाद हम ये सीन देखते हैं कि अभिमन्यु और रानी बच चुके थे और रिशु को मगरमच्छ खा चुके थे। अब यहाँ से सीन हिमाचल प्रदेश में जाता है, जहाँ पे रानी और अभिमन्यु शिफ्ट हो चुके थे और यहाँ पे अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक था और रानी बच्चों को पढ़ाती थी। रानी अपनी एक स्टूडेंट की किताब पकड़ती है जिसमें दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखी थी जो कहीं ना कहीं रिशु की थी। दूसरी ओर हम मोंटू चाचा को देखते हैं, वो बिहार में थे और क्योंकि उनसे वो केस ले लिया गया था। अब बिहार में उन तक एक बुक पहुंचती है जो कि दिनेश पंडित की ही थी, मगरमच्छ का शिकंजा। उसमें यह भी लिखा था कि इसकी सिर्फ 3 ही कॉपीज हैं, जो एक आप पढ़ रहे हैं और 2 हमारे पास हैं। और उसमें उनको बताया गया था कि किस तरह से उन सब ने मिलकर ये प्लानिंग की, मतलब उन तीनों ने। तो ये रिशु और अभिमन्यु की प्लानिंग उन्हीं 3 दिनों की थी, जिन दिनों में रानी पुलिस स्टेशन थी और रिशु ने 3 दिन का टाइम लिया था। इन दोनों ने मिलकर मगरमच्छों के लिए खाने का कुछ इस तरह से इंतजाम किया कि वो 3 दिन तक मगरमच्छों को कुछ भूखा रखते रहे और वहां से 12 किलोमीटर के फासले पे खाना पहुंचाते रहे। और जब वो तीनों ऊपर से पुल से नीचे गिरे तो नीचे से सारा लेक 12 किलोमीटर तक के खाली था, उसके आसपास कोई मगरमच्छ नहीं था। इन तीनों ने मिलकर इस तरह से कुछ प्लानिंग की थी।
अब यहाँ पे मोंटू चाचा ये बात को सारा समझ चुके थे। वो किताब को पढ़ के इन तीनों की सारी प्लानिंग को बिल्कुल बखूबी जान चुके थे। और उस किताब के आखिरी पन्ने पे 20 मार्च को मोंटू चाचा को तोता लवर्स पॉइंट पे भी बुलाया गया था और यही एक चिट अभिमन्यु को भी भेजी गई थी, उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट पे बुलाया गया। अब सीन तोता मैना लवर्स पॉइंट की तरफ जाता है और यहाँ पे अभिमन्यु भी मौजूद था और यहाँ पे मोंटू चाचा भी आ चुके थे। रानी अभिमन्यु से कहती है कि मैं समझती थी कि ऋषु के मरने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है और मैं अब तुम्हारे साथ मूव ऑन कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि ऋषु को तुमने ही मारा है। और अब वो उस दिन की बात सोचती है जब इन तीनों ने प्लानिंग की थी और वो अभिमन्यु से कहती है कि उसका किस तरह से वहां पैर फिसला और उसका सर जमीन से जा टकराया और इन तीनों ने प्लानिंग की। और अभिमन्यु ने उसे कहा, उन दोनों से कहा कि हम किस तरह से मगरमच्छ के शिकंजे की बुक को फॉलो करके हम तीनों यहाँ से आजाद हो सकते हैं। रानी अभिमन्यु से कहती है कि तुमने उस दिन मगरमच्छ के जब हम लेक में गिरे थे तो मगरमच्छ आ रहा था और तुमने ही ऋषु का बाजू उतार दिया और ऋषु की जान चली गई। अब मैं अगर ऋषु की नहीं हो सकी तो मैं तुम्हारी भी नहीं हो सकूंगी। ये कह के रानी ऊपर चोटी से नीचे छलांग लगा देती है। अब मोंटू चाचा अभिमन्यु को अरेस्ट कर ले जाते हैं। वो अभिमन्यु से कहते हैं कि तुमसे तो काफी मौतों का हिसाब लेने वाला है। और यहीं पे अभिमन्यु हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं तो जो हूँ, लेकिन वो दोनों मुझसे बड़े प्लान में निकले हैं। यहीं पे हम रानी को देखते हैं कि रानी जिंदा थी, वो ऊपर से कूद के मरी नहीं थी। और हम दूसरी ऋषि को भी देखते हैं जी। तो उस दिन रानी ने जिस स्टूडेंट की किताब में वो एक लाइन पढ़ी तो वो ऋषु ने ही उसको लिख के भेजी थी कि मैं तुम्हें मंदिर में मिलूंगा, वो भी एक शायरी के थ्रू। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रानी पानी में गिर के वहां से बच के बाहर निकल जाती है। और ऋषु इस तरह बचा था कि जब मगरमच्छ आया था तो ऋषु ने अपनी आर्टिफिशियल जो बाजू थी उसको मगरमच्छ के मुंह के अंदर दे दिया था और वहां से बच के निकल आया था। तो कहानी के एंड पे ये दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोनों पुलिस से बचकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दूसरी ओर जब मोंटू चाचा और अभिमन्यु पे सीन जाता है, जो कि लास्ट सीन है, अभिमन्यु को मोंटू चाचा को कहते हैं कि मुझे पता चल चुका था पहले ही कि दिनेश पंडित तुम्हारे ही बाप थे। तो वहां अभिमन्यु उनकी तरफ देखता है। तो दोस्तों मूवी का रिव्यू तो यही है कि मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, जो कि 2021 की हसीन दिलरुबा से भी काफी इंटरेस्टिंग थी, एक अलग लव स्टोरी थी। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।